अभी वापस रिवर्स में आपको जाने का मौका मिले और वापस से भौर कुआं के उस कमरे में पहुंचे जहां पर वो अनुभव दुबे बैठा हुआ है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और आप उससे जाके मिलोगे तो क्या बोलोगे उससे? सबसे पहले जो हाथ में तेरी सिगरेट है वो फेंक दे। ऐसा कोई फेलियर आपको याद है जो मेजर बहुत बड़ा फेलियर है जिसने आपको थोड़े दिनों के लिए निराश कर दिया हो? हमारे यहाँ पे जो एक लड़का काम करता था उसको मैं अपना भाई जैसा मानता था। उसने क्या किया, तो आधी टीम तोड़ के वो दूसरे सेम कंपटीशन के साथ में जाके मर्ज हो गया। बिजनेसमैन को क्या चीज है जो इतना ज्यादा मोटिवेट करके रखती है? आपकी वाइफ आपको किस बात पे क्रिटिसाइज करती है, किस बात की शिकायत रहती है उनको? विवाद का एक मेन मुद्दा रहता है हमेशा, टाइम। चलिए, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि सीएसबी का मालिक स्वयं हो या मैं हूं, हर किसी की बीवी इससे एक ही चीज से नाराज है। एक आम लड़के या लड़की की नजर से जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसने फ्रेंचाइजी लेकर के बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए अपना, या उसने अपना खुद का कुछ ब्रांड खड़ा करने की कोशिश करना चाहिए? सिर्फ मैं आपको भी बता कि सब लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं। नमस्ते जी, ये है अनऑफिशियल हिमांशु और ये है हमारा शो द अनऑफिशियल टॉक्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। इसमें हम उन गेस्ट को लेकर के आते हैं जिन लोगों ने लीक से हट करके कुछ काम किया। आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं, मैं इनके लिए यही बात बोलूंगा कि सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। उनमें से ये एक विशेष व्यक्ति हैं जिनके सारे के सारे सपने पूरे हुए या नहीं हुए, वो भी बातों बातों में मालूम पड़ जाएगा हमको। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति इंदौर शहर का और मध्य प्रदेश का इनको जानता है और ये बिल्कुल मानता है कि हमारे अनुभव भाई के सारे सपने पूरे हुए। ये जो इंदौर शहर में तैयारी करने के लिए आए थे यूपीएससी की, लेकिन उस बीच में इनको एक आइडिया आया कि इनको करना चाहिए एक बिजनेस, और बिजनेस ऐसा जो आज की तारीख में पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया, और बिजनेस ऐसा जो हर घर में जब सुबह इंसान उठता है तो उसकी तलब लगती है उसको। इन्होंने बिजनेस चूज करा चाय का, और उन्होंने उसमें भी नाम इतना यूनिक रखा, सीएसबी, चाय सुट्टा बार, कि एक बार में कानों में नाम पड़े और लोग खिंचे चले जाएं कि आखिरकार है क्या ये, एक बार चेक करके तो आए। तो उस छोटे से बहुत विशेष खास बिजनेस को आपने इतना बड़ा कर दिया। तो ये विशेषता, मतलब एक बार मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको दिल से कि ये आप लोगों की काबिल तारीफ है कि आप लोगों ने इतने छोटे से चाय के बिजनेस को इतना ग्रैंड कर दिया। और आज की तारीख में हर व्यक्ति विशेष आपके साथ बनना चाहता है। हर यंगस्टर कहीं ना कहीं सपना देखता है कि उसने लाइफ में अपना जो बिजनेस खड़ा करना है, उसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना है कि एक बार को वो भी अनुभव तो जैसा महसूस करे जीवन के अंदर। थैंक यू हिमांशु भाई। सबसे पहले तो मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि मैं अच्छा पॉडकास्टर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि मैं आप जैसे होस्ट नहीं कर सकता था। अमेजिंग स्किल है आपकी बोलने की। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। सपने की बात की जाए तो बहुत सारे तो सपने हिमांशु भाई ऑब्वियसली कॉन्कर किए हैं हमने, हमको ऐसा लगता है, लेकिन जो बड़े सपने हैं वो अभी भी हैं जिनको कॉन्कर करना है। जैसे कि हम लोग एक देश की इनविजिबल एक जर्सी पहन रखी है हमने जिसमें लिखा हुआ है भारत, इंडिया, और हम लोग बनना चाहते हैं दुनिया की एक ऐसी बेवरेजेस कंपनी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे इन ग्लोबल मार्केट, इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो एक चाय की कंपनी चाय सुट्टा बार के नाम से हमने चालू किया। हमने बहुत सारी जगह पे चालू किया, यूएई चालू किया हमने, दुबई, अबू धाबी, इसके बाद में हमने चालू किया कनाडा, नेपाल, और अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका में और भी चालू करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था। सो अभी बहुत बड़ा सपना है, इट्स अ ग्लोबल ड्रीम जो हम लोग को कॉन्कर करना है। सो येट टू अचीव अ लॉट, येट टू लर्न अ लॉट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट के कैसे सीख रहे हैं। अभी नाम ही बस अनुभव है, तजुर्बा अभी वास्तव में बहुत कम है। तो जिस नई टेरिटरी एक्सप्लोर करते जाते हैं वहाँ के नए तजुर्बे मिलते जाते हैं। ये एक बड़े आदमी की पहचान होती है। एक बड़ा आदमी हमेशा ये कहता है कि मैं सीख रहा हूं, और यही एक छोटे और ओवर कॉन्फिडेंट आदमी की पहचान होती है जो कहता है कि यार मुझे तो सब आ गया साहब। मुझे आपसे ये जानना है, याद करते हैं वो साल या वो दिन जब आप 3 दोस्त बैठ रख के कमरे में बात कर रहे थे कि अपन एक बिजनेस चालू करते हैं? तो मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी ये जानने में है कि ये नाम किसको आया? नाम मेरे को ही आया। नाम इसलिए मेरे को आया क्योंकि मैं खुद सिगरेट पीता था। तो अच्छा। हम लोग बोलते थे कि चल जिसको चाय पीना वो चाय पीना, सुट्टा मार के आते हैं। दो आई नेवर रिकमेंड एनीवन टू स्मोक। वो स्टार्टिंग में कूल लगता है, लेकिन ये बेहद ही बकवास चीज़ है जो आपके हेल्थ को भी ख़राब करती है, और फिर आदत लग जाती है, छूटती नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को इतना पसंद थी सिगरेट कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो हमने वो चाय सुट्टा नाम वहाँ से हमने रखा। बार भी रख दिया क्योंकि राइम कर रहा था हमको। एक ऐसी जगह बनानी थी कि जहाँ पे अच्छे से बार टेबल रखे। इट वॉज अ फ्यूजन ऑफ
ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, मतलब ट्रेडिशन के कुल्हड़ और मॉडर्न के ये बार टेबल्स बार स्टूल का करके हमने ऐसा नाम रख दिया और हम लोग को बहुत कूल लग रहा था, बोलते ना सेक्सी लग रहा था, तो हमने वो नाम चूज कर लिया। फिर बाद में अब जब धीरे धीरे बड़े हुए, जब ये स्केल इतने बड़ा हुआ, तमाम जगह से हमको फोन आने लग गए, हर जगह बड़े बड़े जगह से, मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा कहाँ कहाँ से। तो उन्होंने हम लोग को, आधे लोगों ने तो हमारे नाम कैसे हमको मना कर दिया। अच्छा, कि आपका चाय सुट्टा बार नाम है, इसलिए साहब के पीआर के साथ में जाता नहीं है, तो आपको नहीं कर सकते, किसी दूसरे स्टार्टअप को करना पड़ेगा। ओके, क्या बात है। मुझे ये भी जानना है, बहुत जिज्ञासा है जानने की, जब पहला आउटलेट आपने भौरकुआ पे, जब आप लोग प्लान कर रहे थे, आज भी पुराने पिक्चर्स आते हैं कि वो हाथ से लिख के से लगा दिया, हाथ से लिख के कर दिया, अभी भी मौजूद है वो प्रूफ। तो उस दिन जब पहला आउटलेट स्टार्ट कर रहे थे आप, तब आप लोगों ने कभी सोचा था क्या कि इतना ग्रैंड कर दोगे, आपकी पूरी दुनिया में आपके आउटलेट्स होंगे? इच्छा थी बहुत ज्यादा, सपने थे, मतलब आपने एकदम नॉस्टैल्जिया ला दिया, तो मेरे वर्ड्स मिसिंग होने लग गए। वो टाइम थोड़ा सा स्टूडेंट थे, चीजें कम समझ में आती थी, लेकिन मन बहुत था कि यार ऐसा कुछ करना है। लोग बात करते हैं पिक्चरों में, पिक्चर सीरीज आई थी उस टाइम पे टीवीएफ की, के स्टार्टअप इतना बड़ा, हाँ तो हम लोग सब चीज बात करते थे। आनंद बोलता था मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लें, फ्रेंचाइज किसी विदेशी कंपनी लेंगे, विल मेक आवर ओन ब्रांड और हम फ्रेंचाइज देंगे, ऐसा बोलते थे। हो जाएगा, कितना सही होगा, क्योंकि लोग तमाम बोलते रहते थे ना कि यार ठीक है, नए नए लड़के हैं, अभी नया नया जोश है। और हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी हिमांशु भाई उन लोग की, जो लोग हम लोग को बोलते रहते थे ना, उनकी लिस्ट बना ली थी कि यार ये लोग बोलते हैं हमको कि यार आपको अपनी सेकेंड हैंड मशीन बेचनी पड़ जाएगी, बेरोजगार हो जाओगे, पढ़ाई में ध्यान दो, क्यों यूपीएससी छोड़ रहा है, अभी भी पढ़ाई कर, साथ में अगर इस टाइम दुकान चलाता है तो इससे इस टाइम तक तो पढ़ाई कर। सेकेंड ऑर्डर वो कोई गलत नहीं बोलते थे, उनका भी रहा होगा कि, पर ये हो जाएगा, ये हो रहा है कि इतने सारे लोग जुड़ गए, इतने सारे आउटलेट्स हो गए। फॉरेन में कभी सोचा नहीं था हमने, मतलब हमारे पूरे खानदान में से कभी कोई विदेश गया नहीं था, हम पहले ही थे, हम दोनों जो गए और खुद के पैसे से गए, 5 स्टार होटल में रुके, नई जगह देखे। और जब दुकान में इतनी 2018 से लगे थे, 14 जनवरी 2020 को हमारी दुकान खुल गई, सब कुछ अनरियल सा लग रहा था कि यार दुबई में दुकान खुल दिए, हमने दुबई में दुकान खोल दी। मतलब वो हम लोग को खुद ही को साले को डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। लोग कॉम्प्लीमेंट थे, लेकिन खुद ही हम समझ नहीं पा रहे थे कि यार खोल दिए क्या। दुबई कौन से साल आउटलेट हुआ था स्टार्ट? 14 जनवरी 2020, कोविड के जस्ट कुछ महीने पहले। आपको बताऊं, मैं 29 दिसंबर 2019 को मैंने मेरे कैफे की ओपनिंग करी थी। और उस समय ना मैं आपकी फ्रेंचाइजी ओपन हो रही थी, ये एमजीएम कॉलेज के पास में एक पीछे गली में एक फ्रेंचाइजी है, कर्नावत पान की दुकान है, वहां पे एक फ्रेंचाइजी है। तो मेरा कैफे बन रहा था साइमल्टेनियसली वहां पे वो ओपनिंग हो रही थी। ओके। और मैं वहां जाके दिखता था, मैंने अच्छा ऐसे कैफे बन रहा है, अच्छा इसकी डार्क थीम है। तो मैंने अपना ब्रांड शुरू करा था द टी लाइब्रेरी, एक कैफे जो मैंने चंद्रलोक स्क्वायर पर शुरू करा था, बेसमेंट में शुरू करा था मैंने कैफे, 3 शटर लेकर के शुरू करा था। तो 29 दिसंबर 2019 को रिबन काटी और 3 दिन बाद कोविड आ गया। और कोविड आ गया उसके बाद। तो जब आपके वो कैफे की जब बड़े चर्चे चलते थे कि दुबई में आ रहा है चाय सुट्टा बार, तो मैं क्या ना लोगों का ओपिनियन बड़ा सुनता हूँ। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे यार क्या दुबई में चलेगा क्या यार, लोग हंसेंगे अलग, क्या कर दिया है चाय सुट्टा बार, कोई अप्रिशिएट कर रहा है। मैं सोचता था कि यार जब भाई लोग खोल सकते हैं दुबई में कैफे, तो यार कभी हमारा कैफे भी पहुंचेगा दुबई यार। तो उस सपने के साथ मैंने शुरू करा था, ऑल्दो मेरे लिए वो फाइनेंशियल बहुत बड़ा क्राइसिस था। कंटेंट तो दुबई 100% पहुंच रहा हूं, आई एम श्योर। तो ये बड़ा मजेदार रहा ये। तो जब दुबई वाले आउटलेट पे आप पहुंचे और जब उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो वो पल कैसा था, वो याद आता है? मैं आपको बताता हूँ, मैंने हाईलाइट्स में सेव करके रखा था, कुछ दिन पहले देखा, मैं देखता रहता हूँ, तो मैं अपनी पुरानी चीजें ही देखता रहता हूँ कि यार जब कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ ना किसी भी चीज से कि यार ये चीज अच्छी नहीं चल रही, कि कंपटीशन कोई अच्छा कर रहा है ना, तो कभी लगता है कि यार बैकफुट पे आदमी आने लग जाता है। तो मैं देख लेता हूँ, नहीं यार हमने भी कुछ किया है, तो खंगालते रहता हूँ पुरानी चीज। तो हाईलाइट देख रहा था मैं बीच में कुछ समय पहले, तो जिन जिन हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को वहाँ पर बुलाते, अच्छा दुबई में इन्फ्लुएंसर्स बहुत पैसे लेते थे, एटलीस्ट यहाँ से 10x ज़्यादा लेते हैं, 10x 20x ज़्यादा पैसे लेते हैं वहाँ पे। तो हम लोग कथा यार कैसे सस्ते में गए, तो हम सबको इन्विटेशन देते हैं। मैं आप समझिए कि मैं फेसबुक के ग्रुप में जाकर आप समझ लीजिए कि किटी पार्टी तक में गया हूँ मैं, वहाँ पे लोग अटेंड करने के, सिर्फ लोग इन्वाइट करने के लिए 1.5 महीना मैं रुका था वहाँ पे। तो एक एक लोग बुलाया, लोग आए, मिले,
मेरे बाल नहीं थे, मेरे को याद है मेरे दादाजी शांत हो तो मेरे बाल नहीं थे, मैं वाइट कलर की शर्ट पहना हुआ था, इंटरव्यू चल रहा था और आज भी मेरे हाइलाइट्स में सेव है वो। काफ़ी सारे लोग आए थे, बहुत अच्छा माहौल था और इकोनॉमी डिपार्टमेंट से हमको शायद परमिशन नहीं मिली थी कि हम फ्री में दे पाएँ, उन्हें हम फ्लायर्स भी नहीं सप्लाई कर। इट्स जस्ट माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, दैट इज द ओनली थिंग विच वी आर लेफ्ट विथ एंड आई थिंक वी डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट। लोग आए, लोगों को काफ़ी पसंद आए। कोविड के बाद भी हमारा सबसे ज़्यादा चलने वाला वो आउटलेट था, 4 आउटलेट हमारे दुबई में, वो भी चल रहा है। क्या बात है, गजब गजब कर दिया। मेरे मन में एक सवाल रहता है कि अगर आज का जो अनुभव दुबई जो हमारे सामने बैठा हुआ है, चाय सुट्टा बार पूरी दुनिया में आउटलेट्स खोल रहे हैं और आगे की प्लानिंग है, लेकिन अभी वापस रिवर्स में आपको जाने का मौका मिले और वापस से भौर कुआ के उस कमरे में पहुंचे जहां पर वो अनुभव दुबई बैठा हुआ है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और आप उससे जाके मिलोगे तो क्या बोलोगे उससे? सबसे पहले जो हाथ में तेरी सिगरेट है वो फेंक दे और हेल्थ पे फोकस करना और थोड़ा सा और रैपिड ग्रोथ करना, थोड़ा सा और कलेजा मजबूत करके। उस टाइम पे जब आप छोटे रहते हो तो आप बड़ी मछली आपको दबाती है और आप हल्का सा डरते हो क्योंकि आपके पास में चीज़ें नहीं रहती, इतनी सॉलिड टीम नहीं रहती है, आप चीज़ें जानते नहीं हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप समझिए कि जब नया नया आउटलेट था तो कोई भी आके हमको चमकाता रहता था। अच्छा। तो कोई गुंडे आ गए जो वहाँ के काफ़ी प्रभावी गुंडे हैं, कुछ छुटभैया नेता आ गए, प्रशासन के भी डंडे चलते थे, पेपरबाजी इतनी होती थी, कहीं भी लड़ाई हो जाए तो लिख देते थे कि चाय सुट्टा बार पे लड़ाई हुई। तो छापे, कभी नार्कोटिक्स के, कभी किसी चीज़ के छापे। अब हम लोग इतने छोटे थे, हम लोग 21-22-23 साल के लड़के थे सब, और परिवार हम लोग का यहाँ से 650-700 किलोमीटर दूर रहता है, तो डरते भी थे। लेकिन अब मेरे को समझ में आता है कि उस समय डरना भी जरूरी था और निडर होना भी जरूरी था, क्योंकि अगर आप निडर होके अगर किसी ऐसे ताकत से भिड़ जाओगे जो आप जिसकी क्षमता है कि आपको वो खत्म कर दे, तो अच्छा था कि हम डरते थे और अच्छा था कि हम थोड़ा सा निडर थे कि हम लोग वापस से उठ के वापस से उस अपनी पेड़ी पे वापस से शटर खोलने की हिम्मत कर लेते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी सक्सेस स्टोरी सब लोग सुनते हैं, सबको पता है सक्सेस स्टोरी, एंड टू एंड सक्सेस स्टोरी के अंदर, लेकिन इस स्टोरी में ऐसा भी टाइम आया होगा जब फेलियर्स आए होंगे। तो ऐसा कोई फेलियर आपको याद है जो मेजर बहुत बड़ा फेलियर है जिसने आपको थोड़े दिनों के लिए निराश कर दिया हो? ऐसा कुछ याद आता है इस जर्नी? बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं मंजू भाई। एक तो कोविड ही है। कोविड में सबसे ज़्यादा हिट हमारी इंडस्ट्री हुई थी, F&B की। तो सब जगह किराया भाड़े देने थे, सरकार ने बोल दिया था, और सबको हमको सैलरी भी देनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लड़के जो काम करते थे, वो जो ग्राउंड स्टाफ में काम करते हैं, वो ज़्यादातर अनाथ, डिसेबल्ड या बहुत ही ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं, तो उनकी सैलरी नहीं बंद कर सकते, तो उनको देना था। पैसा कहाँ से लेके आए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। फाइनेंशियल एक हमारे पास में चैलेंज था। सेकंड, हमारे यहाँ पे जो एक लड़का काम करता था, उसको मैं अपना भाई जैसा मानता था। मेरे चाचा के लड़के का बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र था, उसके पिताजी नहीं थे। तो एक हो जाता है क्या, किसी के पिताजी नहीं है कि तो उसको कुछ आप सपोर्ट कर सको तो अंदर से, तो उसके लिए मैंने किया। तो उसने क्या किया, कोविड में जब हमने सैलरी काटना स्टार्ट किया हमारे तरफ से डायरेक्टर से, तो वो भी टॉप लीडरशिप टीम में आता था, तो आधी टीम तोड़ के वो दूसरे सेम कंपटीशन के साथ में जाके मर्ज हो गया जबलपुर में। अच्छा। वो इतना बड़ा सेटबैक था हमारे पास में कि ना हमारे पास में पैसे आ रहे हैं, पैसे उल्टा जा रहे हैं, ऊपर से टीम टूट गई, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक था। फिर और भी सेटबैक आए। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने चालू करना चाहा यूके में, तो हमको थोड़ा सा ट्रबल आ गया, मतलब लंदन में हम चालू करना चाह रहे थे। फिर हमने चालू करना चाहा कनाडा में, 2020 से लगे थे, अब भी जाके चालू हुआ, साल भर पहले जाके चालू, 2020 से। डिफरेंट टाइम जोन था, ऐसा टाइम जोन था कि रात वहाँ होती, सुबह यहाँ, तो पूरे रात जग जग के हम लोग मीटिंग करते थे। फिर भी जाके अभी चालू हो पाया। फिर एक और आया, पर्सनल व्यक्तिगत आ गया कि मेरे को टाइप 1 डायबिटीज़ निकल आई। सब चीज़ अच्छी चल रही थी, फिर एकदम से एक दिन डायबिटीज़ निकल आई, और डायबिटीज़ में मालूम पड़ा कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा पेट में, आप जितने बार भी खाते पीते हो। तो ये चलने लग गया, उसमें भी टेंशन, हमारे बाल और झड़ने लग गए कि ये हो गया। उस टाइम पे मैं काम छोड़ दिया, 400 बार का ऑफिस नहीं आता, 100 दिन करीबन नहीं आया था मैं। तो ऐसे बहुत सारे इट्स रोलर कोस्टर राइड तो आते ही रहता है, अभी भी आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं डेली। कभी किसी का फोन, अभी आज मैं इसको बता रहा था, सुबह 5 बजे मेरे पास में एक मेल आया। ओके। सुबह 5 बजे, तो उसने
बोला कि आपके यहाँ पे रेड पड़ने वाली है। कहाँ पे है? मेरे ऑफिस में। अच्छा। तो हम ऐसा करते हैं कि बाहर ही सेटल कर लेते हैं कुछ। तो हमने उससे बोला, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मैंने बोला कि हम लोग तो बहुत ही एक साफ सुथरा काम करने वाले हैं, हमको एक दशक हो गया व्यापार करते करते, तो हम एकदम साफ सुथरा काम करते हैं, ऐसा कुछ करते ही नहीं हम लोग। फिर उसने धमकी दी, बहुत सारे मैसेजेस कॉल किए, समझ में आया कि कोई फ्रॉड है, स्कैम है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है आए दिन। मुझे वो जानना है, ये यूथ भी समझना चाहेगा कि वो ताकत क्या है, वो मैसेज क्या है, अपने को बोल के बाउंस बैक करते हो, क्योंकि हर इंसान जो शीर्ष पर है, जो सफलता पा चुका है, तो उसका ना एक सेल्फ कोपिंग मैकेनिज्म है, वो अपने आप को बार बार वो बात बोलता है और फिर जब वो गिरता है तो खड़े हो जाता है। तो वो आपका मैकेनिज्म क्या है? ये जो प्रॉब्लम आती है ना, जो डिप्रेशन जो आप ह्यूमन के लाइफ में आना संभवता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, हम लोग के यहाँ पे आए गए जीवन में। आप अपने जो आपने इस्टेब्लिश किया है, जो आपने अचीव किया, वो आप उसको लिख के रखिए, और जो लोग आप पे भरोसा करते हैं आप उनका भी नाम लिख के रखिए। जैसे मेरी दीदी है, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। मैं कभी भी दिक्कत होती है, मैं अपने आप को अकेला वीक करता हूँ, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। वो प्रोत्साहन देते कि नहीं यार, मेरी मम्मी के लिए तो मैं राजा ही बेटा हूँ, तो जहां भी बोलूंगा, अरे तू सब कर लेगा, तू सब कर लेगा। मेरी बीवी है, उसको अगर मैं कुछ चीज बहुत ज्यादा बताता हूँ खुश होके कि यार आज मैंने ये कर लिया, आज ये किया, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, तो बोल हाँ ठीक है, क्या हो गया, मतलब उसके लिए इट्स नॉर्मल कि यार आप कर ही लोगे टाइप्स। और व्यापार की दृष्टि में अगर देखा जाए तो बाउंस बैक करने के लिए विजन अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आपको अंदर से झुझोड़ देना चाहिए। जैसे कलाम साहब ने बोला था कि सपने आप कैसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दे। एग्जैक्टली मैं कोट पढ़ता था, लेकिन मेरे को बोगस लगते थे कि यार किसी ने बना दिए होंगे टाइप्स। पर जब आप उसको सच में, जब मेरे को टाइप 1 डायबिटीज निकली और मैं घर पे था 100 दिन, मैंने जो आपको बताया, मैं क्यों उठ पाया खुद से, क्योंकि मेरा विजन था कि यार मैंने प्रॉमिस किया था अपने लड़के को, जब तक तेरा घर नहीं बनेगा तब तक मेरा घर नहीं बनेगा। जब तक मैं ये सबसे बड़ा ब्रांड नहीं बना दूंगा, मैं घर पे सोऊंगा नहीं, तो मैं कैसे अभी बैठा हूँ घर पे। सो दैट हेल्प टू बाउंस बैक एंड कम बैक टू द पिक्चर एंड वर्क इवन हार्डर देन दैट। ये होना चाहिए। अमेजिंग, अमेजिंग। आपको देख करके अभी इंडिया ने भी इंदौर की बात करता हूं मैं, एक दीवानापन छाया, एक दौर आया इंदौर शहर में, और लगभग बहुत सारे लोगों ने चाय के अराउंड बिजनेस डाला। उसमें हम भी एक है। हमने डाला था द टी लाइब्रेरी। तो वो कुछ आर्टिस्टिक वाला फंडा था। तो हर कोई आपकी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना होता है? आपकी लर्निंग के हिसाब से क्या है? डेफिनेटली हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना होता है। और बिजनेस में आई गेस कंसेप्ट से ज्यादा, इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, इट्स एग्जीक्यूशन। ओके। आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ऑफलाइन व्यापार में आप तह पे कैसे काम करते हो वही मैटर करता है, कि आप नीचे रह के मार्केट को समझ के, क्योंकि जो ऑनलाइन मार्केट है और ऑफलाइन मार्केट, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का, आप वही समझ लीजिए कि जमीन में आप ऑफलाइन व्यापार कर रहे हो और आसमान है आपका ऑनलाइन, जहाँ पे आपको ज्यादा लोग नहीं छेड़ेंगे। और ऑफलाइन में तो आप मार्केट में तमाम तरह की शख्सियत आपको आके परेशान करेगी, अगर आप चल रहे हो तो। और आप नहीं चल रहे हो तब तो खैर आपको सबसे ज्यादा मुद्रा ही परेशान करेगी। मैं आपको बताता हूँ, उसमें जोड़ देता हूँ, मेरा तजुर्बा जोड़ देता हूँ मैं। जब आप नहीं चल रहा तो आपके आसपास वाले लोग आपको सांत्वना देने के लिए आते हैं। अरे चलेगा, घबराओ मत। और जिस दिन आप चलने लगते हो फिर वो अलग समस्या है, वो तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। बिजनेसमैन को क्या चीज है जो इतना ज्यादा मोटिवेट करके रखती है? ये आजकल की जनरेशन जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूं आपसे मैं। वो पैसा है जो मोटिवेट करता है, या ग्रोथ दिखती है वो मोटिवेट करता है, फेम या वैलिडेशन? इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जो उसको ज्यादा जोश दिलाता है काम करने के लिए? आई गेस फेम तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए एक व्यापारी की दृष्टि से। फेम तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, आप उसको मार्केटिंग कह लीजिए। वैलिडेशन डेफिनेटली, इफ द वैलिडेशन कम्स फ्रॉम द कस्टमर, डेफिनेटली वैलिडेशन। ग्रोथ ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टैटिक चलेगी तो आपका किक खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप प्रॉफिटेबल हो और आप स्टैटिक ग्रोथ में हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा। पैसा 100%, नो डाउट अबाउट इट, इट इज़ द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। पैसा आएगा तभी चीज़ चलेगी, चाहे तो पैसा आपके फंडिंग के थ्रू आ रहा हो या तो आप प्रॉफिटेबल हो। पैसे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है।
ट्रू। आप इतने सक्सेसफुल हो गए, सक्सेस के साथ में कभी कभी क्या कुछ बुरी आदतें भी आ जाती हैं। आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें आई? बुरी आदत आई गेस मेरी एक बुरी आदत है कि मैं ऑफिस कम जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ऑफिस कम जाता हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, तो मैं इस चीज़ से ऑफिस नहीं जाता हूँ तो भी काम मेरा हो जाता है। बट मैं लगा रहता हूँ, घर पे भी रहता हूँ तो मैं लगा रहता हूँ, मेरे दिमाग में 24 घंटे से बिजनेस चलता है, अगर मैं घर पे भी हूँ तो भी। क्या बात है। आपका जो क्लोज सर्कल है, जो आपके लव्ड वंस है, वो आपको किस चीज के लिए क्रिटिसाइज करता है? बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। एक तो क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर कुछ बोल रहे हैं तो तू लॉस्ट है, सुन नहीं रहा है। अच्छा। ये चीज़ के लिए मेरे को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जब से मैंने ये चैट जीपीटी वगैरह डाउनलोड कर रखा है, तब से मुझे इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि तू मोबाइल में बहुत घुसा रहता है। मेरे को एक्चुअली पढ़ने की बहुत आदत है, तो पहले मैं क्या बुक्स वगैरह पढ़ता था, अब मेरे को चैट जीपीटी मिल गया तो मैं दिन भर उसमें ही लगा रहता हूँ। तो मेरे को इतना पसंद है, मेरे को मेरा एडिक्शन हो गया एक तरीके से। मैं घुस ही जाता हूँ, एक के बाद लेयर पे लेयर आए, कीप ऑन स्टडिंग। ये बहुत मजेदार भी है और ये खतरनाक भी है। खतरनाक है। हाँ, ये खतरनाक ऐसे जैसे आप पढ़ते रहते हैं, मेरी भी आदत है पढ़ने की, तो मुझे कई बार क्या होता है, रात को अजीब अजीब से टॉपिक याद आते हैं, फिर उसको पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, दुनिया कब बनी थी, कैसे बनी थी, कहाँ से क्या आया था, पहली चीज, और पढ़े जा रहा है उसको, पढ़े जा रहा है उसको। तो ये एक मजा भी है और मतलब दो धारी तलवार एक तरीके से। एक्सट्रीमिस्ट किसी भी चीज़ में अगर आप बहुत एक्सट्रीम कर लोगे तो इट्स नॉट गुड, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उसमें भी वो डाल के रखा हूँ टाइमर के, इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका रहेगा तो वो अपने आप फ़ोन में लॉक पासवर्ड मांगने लग जाता है। अच्छा, वो मैंने वो डाल दिया है। वेरी नाइस। तो ये बता दीजिए आप पूरी दुनिया को कि आपकी वाइफ आपको किस बात पर क्रिटिसाइज करती है और किस बात की शिकायत रहती है उनको? उनको मेरे से ये दिक्कत है कि मैं अगर कहीं पे हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो महिलाओं को इन जनरल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने को, और मैं टाइम का बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर किसी को भी 1 मिनट भी लेट कर दो इट्स अ लायबिलिटी ऑन मी। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, तो उस चीज़ से नाराज हो जाती है कि वो इतना जल्दी कैसे करें। ये एक मेन हम लोग का विवाद का एक मेन मुद्दा रहता है हमेशा, टाइम। चलिए, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि सीएसबी का मालिक स्वयं हो या मैं हूं, हर किसी की बीवी से एक ही चीज से नाराज है। तो मुझे खुशी है, चलो एक जगह पे हम दोनों बराबर। सब जगह सारे मर्द मैच करेंगे इस जगह पे। बहुत बढ़िया। आपकी आज की इनसिक्योरिटीज क्या है? मेरी इनसिक्योरिटी ये है कि मेरे मम्मी पापा की एक उम्र होती आ रही है और मैं फिर भी अभी समय नहीं दे पा रहा हूँ उनको, और वो मेरे से काफ़ी दूर है, रीवा में, और हम इंदौर में रह गए। हमारा व्यापार सब चीज़ इंदौर में, कभी दुबई चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार काम के चक्कर में माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, और मम्मी पापा को आप यहाँ पे लेके नहीं आ सकते इंदौर में, वो यहाँ नहीं जिन्हें पूरा जीवन वहाँ बिता दिया, उनको आप एकदम से उठा के यहाँ ले आए तो आप सेल्फिश हैं कि आप अपने मुंह के चक्कर में माँ बाप को लेकर। और हम जा नहीं सकते क्योंकि अगर हम चले जाएंगे तो हमारा पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा, कैसे करें। तो ये मेरे लिए इतनी तकलीफ की चीज़ है कि मैं मतलब उलझा रहता हूँ इसको कैसे। मम्मी पापा को बीच में बुलाते भी रहते हैं हम लोग, टचवुड हमारे यहाँ पे फ्लाइट चल गई यहाँ से इंदौर से डायरेक्ट, तो नहीं पापा नहीं रह पाते मैं ज़्यादा देर तक। एक दिन में तो उनका पूरा ऐसा हो जाता है कि वो कैसे जाएं यहाँ से। तो हमारी मम्मी तो भी रह लेती हैं, पापा तो बिल्कुल नहीं रह पाते। तो ये मेरी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है, मम्मी पापा के साथ में रहने वाला। अभी पापा मम्मी कैसा फील करते हैं, देखते हैं बेटा पूरा देश विदेश ट्रैवल कर रहा है? मम्मी का तो मैंने आपको बताया, मैं उनका राजा बेटा रहा हूँ हमेशा, तो मम्मी का तो बहुत हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया, उनको हमेशा से मेरे ऊपर ट्रस्ट था। पापा ज़रूर हमारे थे कि अब जैसे कि यहाँ पे इंदौर में औसतन आप देखें बहुत कूल डैडी, अच्छे पापा, मतलब अच्छे तो हमारे बहुत ज़्यादा कूल पापा टाइप रहते हैं। हमारे यहाँ पे बाप होते हैं, हमारे यहाँ पे होता है बाप होते हैं। तो बाप मतलब कैसे कि आप वो जो बोल दिए वो सही है। मतलब मैं आज भी आपको बताता हूँ कि मैं अपने पिताजी से एक शब्द भी, एक टोन और एक उसके बाद में मैं उनसे बोलता नहीं हूँ, बस एक उन्होंने बोल दिया बस बात खत्म आज भी। सो उनको थोड़ा सा ये बताना भी मुश्किल था, और हमारे पिताजी लोग पता नहीं क्यों जताते नहीं है। हाँ। खुश बहुत होता है, मैं समझ जाता हूँ खुश बहुत है। जैसे हमारी कहीं चर्चा चलती है, कोई बात होती है, और उनको अगर मेरे नाम से कोई पहचान लेता है तो उनको बहुत खुशी होती है। I'm damn sure he is one of the most proud parent on the planet Earth, but the problem is he never shows this.
भारतीय पिताओं में समस्या है, जिताना पिताओं को आता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने अभी रील देखी रिसेंटली आपकी, कल रात में देखी, जहां पर आपने अपने पिताजी को एक घड़ी गिफ्ट करी आपने। हाँ, रोलेक्स दिख रहा था, उनका रिएक्शन दिख रहा था, उनका रिएक्शन ऐसे मतलब वो मैंने ये रील अभी डाली है, इन लोगों ने काटी है, वो 4 साल पुरानी वीडियो है वो। अच्छा। तो उनको गिफ्ट हमने दी थी। अब हम लोग सोचे थे कि पापा को ऐसा क्या गिफ्ट दें, तो मर्द के लिए ना ज्यादा ज्वेलरी है नहीं, एक कुल मिला के एक घड़ी बचती है। तो हम बोले बहुत रेयर चीज देनी है जो लोग नहीं दे पाए, उनको कैसे खुश करूंगा बता के, घड़ी क्या है, घड़ी उन्हें बताऊंगा कि रेयर है। तो हम गए, हम बहुत टाइम से मैं लगा हुआ था रोलेक्स खरीदते, हम दुबई में मैंने खरीदना चाहा, मैंने यहाँ पे गए दिल्ली में सीपी में क्या नाम है उसका, कपूर वॉचेस, वहाँ पे चाहा, फिर मैंने सेलेक्ट सिटी और हर जगह चाहा, फिर आखिरी में जाके यहाँ पे पंजाब ज्वेलर्स के रोलेक्स थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गया आखिरी में, अच्छा आदमी घर पे आखिरी में ट्राई कर रहा है। देखिए अब मैं जैसे ट्राई किया उन्होंने पहचान गया मुझे और तुरंत उन्होंने मुझे रोलेक्स ऑफर की। मैं बोला अरे बाप रे, मुझे मिल गई रोलेक्स। और अच्छा उनका ऐसा रहता है कुछ के आई डोंट नो, वो किसी भी के और के नाम पे नहीं दे रहे थे, ना मेरे पिताजी के नाम पे दे रहे थे, ना मेरे भाई के नाम पे दे रहे थे, बोले वो अनुभव दुबे के नाम पे देंगे आप। अच्छा। तो उन्होंने मेरे नाम पे दी और फिर मैंने वो पापा को लेके दी, और पापा का रिएक्शन तब तक ठीक था जब तो उनको प्राइस नहीं पता थी। प्राइस क्या था जरा बताओ, और रिएक्शन क्या था वो भी? प्राइस करीबन 12.5 लाख की थी वो। और जब ये पिताजी को बोला तब तो पिताजी तो बाप रे, पिताजी बोले कि तुम बहुत बेवकूफ हो यार, तुम लोग ये चीज कहीं और पैसा लगाओ। और वो पहनते नहीं है, वो अलमारी में पड़ी रहती है। अच्छा मैंने उनको बीच में बताया कि नहीं इसकी कीमत बढ़ती है, तो एक दिन बताया बीच में कीमत बढ़ती है, बोलो इसको निकाल ले बेच जाओ इसको। तो वो पापा लोग को शायद वो चीज़ नहीं समझ, लेकिन हम लोग को न्यू जन को ही समझ आती है कि मैंने उस घड़ी को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और मैं कितने साल उस घड़ी के लिए मैंने तपस्या की है, उसको पाने के लिए मैंने क्या जायज जुगाड़ नहीं लगाए। दुबई में जाके हम लोग फॉर्म भरते थे वहाँ पे। अच्छा वो लोग वो नहीं लेते हैं, पहले से पैसे नहीं लेते ना, टोकन वगैरह के आपको फिक्स कर ले, वो शायद हम जैसे लोगों को देख के देते भी होंगे। और जो टिकट साइज अवेलेबल रहती थी घड़ी की, वो 45 लाख 50 लाख, 1 करोड़ वो वाली घड़ी रहती थी। हमको चाहिए थी सस्ती, और सस्ती की अवेलेबिलिटी और स्केयर होती है, वो मिलती नहीं, और अगर मिल भी रही है तो आपको देंगे नहीं, वो बहुत ही दे आर वेरी सेलेक्टिव। तो एक तो 3 साल फॉर हंटिंग द watch and the rest of the years making a brand as a name so that I can afford that watch. Amazing. मजेदार था ये। कहीं ना कहीं हर बेटे का सपना होता है कि वो अपने पिता को कुछ ऐसा चीज गिफ्ट दे जिससे पिता को खुशी हो, और मुझे बहुत खुशी है। वो हमारे पापा को कम खुशी होगी वो जितनी हम दोनों भाइयों को खुशी है उस चीज की। हम लोग के लिए तो मतलब एक वो रहता ना कि एक चेक लिस्ट पूरी हो गई, तो उसमें से एक चेक लिस्ट थी कि पिताजी को कुछ देंगे घड़ी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप जिस लेवल पर, जिस मुकाम पर हैं आज, बिजनेस को आप ग्रो कर चुके हैं, इतने बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हैं, तो आप बिजनेस को अब कैसे देखते हैं? क्योंकि बिजनेस देखने का नजरिया हर किसी का समय समय पर बदलता है, तो इस स्टेज में आप बिजनेस को कैसे देखते हैं? अभी आपके लिए फ्रीडम है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ा रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली, जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड करता है, एंड इफ़ यू आर इन रोल इन अ कंपनी, मे इट बी CEO CFO, जिस भी रोल में आप डायरेक्टर और फाउंडर है, आपका रोल डेफिनेटली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो बढ़ जाते हैं, तो आपके गोल्स और बढ़ते हैं और ब्रॉड होते जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली बढ़ती है। बट फिनेंशियल फ्रीडम आप बोल सकते हैं कि एक हम लोगों ने सिक्योर कर लिया है कि अब हम लोग को पैसे के लिए नहीं जूझना है। वेरी नाइस। ये बहुत जरूरी चीज है, एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया, बहुत जरूरी है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हिमांशु भाई, आप अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आप कम से कम आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना है, आपको विजन के बारे में सोचना है मेन, कि अब आपको ये नहीं देखना है कि यार नहीं है यार पहले पैसे कमा लेते हैं। और जब आदमी के अंदर पैसे की लालसा आ जाती है ना, तो आदमी ग्रीडी हो जाता है और वो तब गलत कदम उठा सकता है। अगर आपके पास में एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई, तो आप और सोसाइटी के लिए और बिजनेस के लिए और आप लार्जर पिक्चर देखने लग जाते हो, तो इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत जरूरी होती है। फाइनेंस की बात निकली है, इस लंबे सफर में कोई ऐसी आपको गलती आती है जिससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ बिजनेस के अंदर? आई गेस एक हमने अभी माटी चालू की थी, एक माटी चाय पत्ती चालू की थी। उसमें हमने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा लगाया, बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से काम कर रहे थे, एंड देन
we got a notice from a court for breaching the intellectual property of someone, which is absolutely wrong. And because the case is under the court, so I cannot say, but otherwise I will be subjected to the contempt. But having said that, इतनी समस्या जाती है और इतना पैसा लॉस हो जाता है, और आदमी गलत वजह से आदमी आपको ड्रैग कर लेता है. मतलब intentionally they plan to financially assassinate you just because you're doing good and you're good at it. And when you start doing a tea business, see, it's a huge business, बड़ा चीज है, बड़ी मछली. आप देखिए ना, टाटा, यूनिलीवर, 10-20 हजार करोड़ की कंपनियां हैं, वो पुश्तैनी चलाते आ रहे हैं. हम लोग नए हैं, और हमारे यहाँ पे एक सीनियर थे, वो कहते भी थे कि चाय, मतलब जिसके पीछे भी बत्ती लग जाता है, चाय पत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ये उधार का काम होता है. और हम लोग नई कंपनी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए उधारी में दे पाए. फिर भी हमने वो चालू किया, इतनी मेहनत, कितना अच्छा चलने लग गया, और ये कोर्ट का ही आदेश आ गया. और गलत है, मैं ये भी बोलता हूँ कैमरे में, इट इज रॉन्ग, बट कुछ नहीं कर सकते आप अनलेस अनटिल यू गेट द वर्डिक्ट फ्रॉम अ कोर्ट. कितना समय लगने वाला कोई आइडिया? यू नेवर, कुछ कह नहीं सकते ना मंजू, ये कोर्ट है. और लोग चाहते ही हैं कि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जिसने हमारे ऊपर केस लगाया, उनका नाम है माचा टी. तो माटी एंड माचा टी कहाँ से साउंड करता है सेम? There is no similarity at all. But because it's under the jurisdiction, we cannot say anything. But according to me, it's wrong. ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा चैलेंज है. इस पे भी आपको मैं ऑफ द कैमरा बताऊंगा बहुत सारी बातें. ये बड़ा एक इशू है इंडिया में. मेरे को मेरे लॉयर्स ने, मेरे टीम वालों ने बोला था, आप इस चीज़ों में मत डिस्कस करना. बट मुझे लगता है कि इसलिए डिस्कस कर देना चाहिए कि जो नए लड़के और लड़कियां इस चीज़ में काम करते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि आप बहुत शिद्दत से, बहुत मन से, बहुत दिल से, तपस्या से, पैसे से अपना करियर दाव में लगा के कोई चीज़ चालू करते हो, और फिर साला कोई आके आपको ऐसी चीज़ में उलझा देता है. अभी चली तो हम तो निकल जाएंगे, हमारे पास तो दूसरा ऑल्टरनेट है, हमारा और भी व्यापार है, हम लोग कर जाएंगे. हम लोग सह गए इस वजह से, कोई दूसरा होता तो निपट जाता बेचारा. वो लगभग अगर नंबर्स में बताना चाहें तो कितने का नुकसान हो गया? 7-8 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया. अब थोड़ा सा ये अजीब से सवाल है मेरे पास में आपके लिए. जैसे आप, यू आर मेनली इनटू बिजनेस ऑफ चाय से आपको प्रसिद्धि मिली हुई है, और ऐसा आदेश आ जाए कल को कि भाई चाय जो है कोई नहीं पिएगा इस देश के अंदर, तो आप क्या करेंगे? रोड पे उतर आएंगे, आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि ये गलत है. चाय इज द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेज ऑन प्लेनेट. सबसे ज्यादा पी जाती है पानी के बाद में. वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ड्रिंक. कोका कोला और ये रेड बुल अभी मार्केट में चल रहे हैं. डू यू थिंक these drinks are healthy? These drink contain sugar in it. True. Right? और चाय में भी शुगर होता है, बट बिकॉज उसमें ऐसा बैलेंस रहता है, उसमें आपका दूध भी रहता है, उसमें आपकी चाय पत्ती भी रहती है जो वो रहती है, और चाय में आप जरूर नहीं कि आप शक्कर डालें, आप बिना शक्कर के भी पी सकते हैं एनीवेज वेज. और अभी FDA ने भी रिसेंटली फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने इसको हेल्दीएस्ट ड्रिंक में डाल दिया, व्हिच इज वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया. वेरी नाइस. अभी आपको पता होगा रिसेंटली भी इंटरनेशनल टी डे भी गया था, इसी मंथ में था. मैं तारीख थोड़ा सा भूल रहा हूँ, पर भी चाय दिवस गया था. मुझे बड़ी खुशी हुई कि चाय के लिए भी एक डेडिकेटेड दिवस है. एक आप फ्रेंचाइजी मॉडल में, बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं आपसे, और आप कई सारे बिजनेस को देखते भी होंगे. तो मुझे ये जानना है, एक आम लड़की या लड़की की नजर से जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसने फ्रेंचाइजी लेकर के बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए अपना, या उसने अपना खुद का कुछ ब्रांड खड़ा करने की कोशिश करना चाहिए? देखिए, मैंने तो खुद ने ही ब्रांड किया है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं करना चाहिए. आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बट फ्रेंचाइजी इज रिलेटिवली ईजियर मॉडल. सी, मैं आपको भी बता कि सब लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं, बट फ्रेंचाइजी इसलिए आसान रहता है क्योंकि कंपनी रहती है, वो आपको सब चीज़ सिखा देती है. हर चीज़ जो उसने लड़ा है इतने सालों में, जो पढ़ा है, वो आपको एकदम प्रॉपर बना के दे देगी. यू जस्ट हैव टू रन दैट शॉप, राइट? सो वो कंपैरेटिवली इजी रहता है, कम रिस्क रहता है उसमें. एक चाय की एक और कंपनी ग्रो हुई थी, रैपिड ग्रो हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी फ्रेंचाइजी दी थी, और उसके बाद बहुत सारे क्लैशेस हुए पैन इंडिया में, इंदौर में विशेष रूप से बहुत सारे. तो इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कोई फ्रेंचाइजर है जो फ्रेंचाइजी बेच रहा है, और उसमें बहुत सारा झूठ बोल दे रहा है, फेक प्रोमिसेस कर दे रहा है. नहीं करना चाहिए, गलत है. मतलब अगर किसी ने फेक प्रोमिसेस किए, इट्स रियली रॉन्ग. आप एकदम क्लियर रहिए ना, व्यापार है, हो सकता है नहीं चले, आप बता दीजिए ना कस्टमर्स को. मैं तो एकदम क्लियर बोलता हूँ, देखिए इट्स ये ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी के आपका चल जाएगा. आपको यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन इट. और लेकिन उसके वजह से क्या हुआ था ना, फ्रेंचाइजी, ओवरऑल फ्रेंचाइजी का जो नैरेटिव था,
वो गलत नेगेटिव चला गया था लोगों के दृष्टि में, वो गलत था। आपको नेगेटिव टोन नहीं करना चाहिए। लोग भी इंडिया में क्या नैरेटिव जल्दी बन जाते हैं, परसेप्शन लोग जल्दी ड्राफ्ट कर लेते हैं सोशल मीडिया में, बिकॉज इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर इन सोशल मीडिया, तो लोगों ने उसको गलत तरीके से ले लिया। आई नो, मुझे ऐसा लगता है कोई भी आदमी जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा कि अपना ही नाम चौपट कर ले। इंटेंशंस पता नहीं रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, लेकिन उनका बैकएंड जरूर मजबूत नहीं था। बैकएंड मजबूत होता तो ये चीजें नहीं होती। बैकएंड मजबूत करके चलना चाहिए। जब आपका पहला स्टोर की पहली फ्रेंचाइजी सेल हुई, तो उस समय आपकी मन, मतलब आपका दिल और मन में ऐसा क्या चल रहा था, और उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था कि मैंने पहली फ्रेंचाइजी बेच दी है, उसको मुझे सक्सेसफुल करवाना है, क्या क्या करना है? उस समय क्या फ्रेंचाइजी बेच दी थी तब तो ठीक था, मतलब कि हमारे पास एक अंकल आए थे, बोलते कि ये भी लड़का आपके जैसे कुछ काम धाम नहीं करता है, घूमता रहता है, इसको आप अपने तरह लगवा लीजिए। तो हमने आपकी तरह काम धाम नहीं करता है, ऐसे ही बोला ही था उन्होंने सीधे। तो हमने यही फ्रेंचाइजी गीतान पे दी थी, दूसरी फ्रेंचाइजी। तो खुशी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। हमको ये था कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। यहाँ पे भंवरकुआ पे तो चलती है, गीतान पे चलेगी कि नहीं चलेगी नहीं पता, लेकिन क्या रिस्पांस मिला था हमको पहले दिन, माय गॉड। तब हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। हमने पूरी शक्तियां लगा दी थी कि गीतान में खुलेंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस था। और वो क्योंकि रोड पे था और वो थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकला हुआ था, तो वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो आए दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थी। रोज लड़ाई होगा तो बंद करनी पड़ गई हमको। आखिर में नगर निगम ने तोड़ दी थी वो हमारी बाउंड्री वाली, और जबकि उसमें स्टे था हाई कोर्ट से, फिर भी नगर निगम ने तोड़ दी थी। बाप रे बाप। एक चीज और मुझे जानना है, जैसे कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, अभी किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का कैफे, कुछ भी बिजनेस है, किसी का फूड इंडस्ट्री में बात कर रहे थे, किसी का बिजनेस है, पर वो अब चाहता है उसका फ्रेंचाइजी मॉडल वो स्टार्ट करे, लोगों को फ्रेंचाइजी दे, तो उसके लिए बताइए ना कुछ स्टेप्स, क्या करना चाहिए उसे? आप एक स्टोर अच्छे से एस्टेब्लिश करिए, रन करिए, एसओपीज बनाइए, अच्छे से बैठ के हर चीज़ के एसओपीज बनाइए कि आपका सेम रेप्लिका दूसरी जगह पे चल जाए। उसके बाद आप अपना प्रमोशन करिए, मार्केटिंग करिए, आपके अंदर लीड जनरेशन स्टार्ट होगा, तो बेचिए आप अपना माल। इजी है? हाँ, इजी तो नहीं है, मतलब देखिए, सेलिंग इज कंपैरेटिवली इजी, बट सस्टेनिंग इज अ टास्क। बेचना कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, बेचने के लिए तो लोग तमाम चीजें बेच देते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करके रखना कि दुकान चले, ये आपकी जिम्मेदारी, बहुत टफ काम होता है। और जरूरी नहीं कि सारी चीज चलेंगी भी। हमारी बहुत सारी चीज शॉप्स बंद होती है, तो हम लोग लेकिन लगे रहते हैं कि हम लोग खून पसीना लगा देते हैं कि हमारी शॉप बंद ना हो, लेकिन हो जाती है। अभी कितने फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं आपके पैन इंडिया या वर्ल्ड? आई गेस 650 करीबन होंगे आसपास, 650 के आसपास होंगे। 650 स्टोर्स आपके हैं? अरे बहुत कम है यार ये आउटलेट्स। ये कम है? Very less. There is a company called Luckin Coffee. They hail from China, and they have approximately, I don't know the exact figure, but somewhere around 30,000 stores. 30,000 stores हैं। So आप 600 को 30,000 से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। And they are Nasdaq listed. तो बड़ी कंपनी है, तो बहुत सारे स्टोर हैं, तो हम लोग बहुत छोटे हैं अभी। पर आप हमारे लिए बहुत बड़े हैं। तो अभी आप पूरी दुनिया घूमते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, आप इंडिया भी आते हैं, तो आपने बहुत कुछ सीखा है। जर्नी, सफर बहुत कुछ सिखाता है, ट्रैवल बहुत कुछ सिखाता है, और बहुत सारे ट्रेंड्स देखते हैं आप अलग अलग। तो अगर आपको मौका मिले, आपको इंडिया में अगर कोई करंट कोई ट्रेंड अगर आपको खत्म करना हो, आपको लगता हो कि ये ट्रेंड सही नहीं है इस देश के अंदर, तो ट्रेंड क्या होगा? कैसे बोलूं, आई गेस किसी भी आई गेस कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और ज्यादा होनी चाहिए। ओके, आई गेस लेट पीपल स्पीक, एंड सेकेंडली नेगेटिव कमेंट्स जो आप कोई भी कर रहा है, सी डिबेट इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ, मैं क्या बोलूं उसको, कि अगर कोई डिबेट कर रहा है तो उससे हमेशा ऑर्गेनिक चीज, अच्छी चीज निकल के आएगी, इंटेलेक्चुअल चीज निकल के आएगी। लेट दैट फर्निश। उसी को तो शास्त्रार्थ बोलते थे पढ़ने, वो शास्त्रार्थ बोलते थे, एग्जैक्टली। अभी शास्त्रार्थ नहीं होता। अभी क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज बोला है तो उसका खंडन गाली के रूप में आता है। पहले खंडन आता था तथ्य के रूप में, अब गाली के रूप में आ रहा है। तो वो गाली वाला जो खंडन है उसको खत्म करना चाहिए और तथ्य के रूप में आप बाहर आइए। किसी भी अगर चीज में अगर आपको एलिगेशन लगाना तो कम विद अ फैक्ट, and the second party should also accept it as a feedback and try to make it better in the conversation. That has to be entire point, but I guess the current youth is a little diverted toward, I don't know, but ये काफी painful है देखना। यूथ की बात निकली है, मैं बहुत ज्यादा ऐसा आवारा किस्म का, मतलब मैं सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पर से माइक लेके घूमता रहता हूँ, मैं बहुत सारी बातें करता हूँ मैं लोगों से।
आप कैसे देखते हैं यूथ को, यूथ जिस तरीके से ग्रो कर रहा है अभी इंडिया में? तो बातें मेरे पास बहुत सारी बताने के लिए, लेकिन आप भी बहुत सारा पढ़ते होंगे, तो आप कैसे देखते हैं इनकी ट्रेजेक्टरी, कहाँ जा रही है इनकी ट्रेजेक्टरी? हम लोग डेमोग्राफिकली देखा जाए तो हम लोग सबसे ज़्यादा यंग देश हैं इस दुनिया के, येट अनएम्प्लॉयड एंड येट आई गेस डायरेक्शनलेस। काफ़ी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी ये सारे यूथ बैठे हुए हैं ऐसी, दे आर डूइंग समथिंग राइट, एंड देयर आर कपल ऑफ पीपल दे आर डूइंग नथिंग। सो मुझे लगता है कि इकोनॉमी में पार्ट लेना चाहिए, देश की चीज़ों में पार्ट लेना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट डोंट बी द पार्ट ऑफ द कन्वर्जेशन, डू समथिंग, बी इन एक्शन, बी इन एक्शन। बट वो थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक है, एंजॉय करिए, जीवन है आपका, आप जवानी, आप उसको जवानी को व्यर्थ मत जाइए, एंजॉय करिए। एंजॉयिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, एंजॉय इट, बट ऐसा नहीं कि आप बस अपने करियर पे ध्यान। तो देखिए जी, आपको ऐसा परेशान और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बीच में क्या कट हुआ था, एक मेमोरी कार्ड भर गया था हमारे कैमरे का, तो बीच में कॉफी हमने मंगवा ली पीने के लिए, तो हम दोनों भाई कॉफी पी रहे हैं और ब्लैक कॉफी पी रहे हैं हम ये। ऑल्दो आप जानते हैं कि मेरे को ऐसा रबड़ी दूध मलाई पसंद है, पर भाई ने बोला ब्लैक कॉफी पीना चाहिए। नहीं, चाय पीना चाहिए, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये मेरे को बड़ा समझना है, ये आजकल जो फाउंडर्स हैं, तो ऐसा क्यों लगने लगा है मार्केट में कि फाउंडर्स आजकल अपनी सक्सेस बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया? ऐसा आप ट्रेंड पाते हैं, देखते हैं? हाँ बिल्कुल है ये ट्रेंड, और आई गेस इंडिया में शार्क टैंक के बाद से एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट ज़्यादा होने लगी, विच इज़ गुड। मुझे तो अच्छा लगता है ये चीज़ करना, लेकिन कई लोग इस चीज़ को गलत तरीके से भी करते हैं, मैं देखता हूँ। तो आई गेस पैसा लगाने वाला कुछ सीन रहता है, कई लोग लगवाते हैं अपना, वो मुझे थोड़ा सा डाइसी लगता है और शेडी लगता है, बट आई एम नॉट श्योर, मैं उनके बारे में जानता भी नहीं उतने अच्छे से। बट आप जो भी सोशल मीडिया में देखें उसके तह तक जाएं, आप व्यक्ति को पहचानिए, फिर पैसा लगाइए। क्या बात है। ये सवाल कई लोगों ने मुझसे बोला कि मैं आपसे पूछूं, और ये ग्राउंड की जो शब्द हैं वो आपसे पूछ रहा हूं मैं, कि आपकी सक्सेस के पीछे ज्यादा हाथ किसका है, हार्ड वर्क का या आपकी सही टाइमिंग का? आई गेस दोनों है। हार्ड वर्क तो हमने किया ही है, टाइमिंग में ऐसा बोल सकते हैं पायनियर, बीइंग अ पायनियर इन द इंडस्ट्री, नॉट इन द इंडस्ट्री, बीइंग पायनियर इन यूजिंग कुल्हड़ एज अ बाय प्रोडक्ट एंड सेलिंग द फ्रेंचाइजी। हमने फ्रेंचाइजी, जब हम लोग सर्च करते थे ना गूगल में उस टाइम पे, तो फ्रेंचाइजी के हम लोग को ज़्यादा ऑप्शन मिलते ही नहीं थे, राइट। उस टाइम पे हम लोग मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइजी वैसे मैकडोनल्ड्स नहीं देता है, डोमिनोज की सर्च करते थे, जुबिलेंट ने ले रखा है, वी न्यू, तो हमको कुछ कंसेप्ट मिल नहीं रहा था, तो हमने फ्रेंचाइजी का खुद से ही हमने स्टार्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा ऐसा पैसा लेंगे, रॉयल्टी लेंगे, हम लोग ये करके देंगे। तो एंटायर गेम इज डिजाइंड बाय अस। सो हार्ड वर्क कम, यस, टाइमिंग डेफिनेटली। और कितना आपको लगता है कि इस पूरे बिजनेस को ग्रो करने या सक्सेस करने में नाम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, बिजनेस के नाम का? अतरंगी नाम था, अटपटा नाम था, लोगों को एक बार कान में पड़ गया तो वो काफ़ी टाइम तक रिटेन रहा, तो डेफिनेटली हेल्प किया, क्योंकि हमारी जो टीजी थी वो स्टूडेंट था, तो इस नाम से ज़्यादा बिचकते नहीं थे वो। लेकिन जब हम लोग ऐसे ही टीजी पे फोकस करने लग गए, पेरेंट्स को, फैमिली को, तब वो हम लोग को उनको कन्विंस करने में टाइम लगने लग गया। सो डेफिनेटली उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और अभी उसको चेंज भी नहीं कर सकते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। एक कुल्हड़ जो है, कुल्हड़ को लेकर के आपने इतने एक्सपेरिमेंट करे। मैं आपको बता रहा था अभी, जो आपका एक कैफे देखा था मैंने 2020 में, लाल वाला कुल्हड़ बना दिया, कुल्हड़ से आपने पूरा का पूरा शैंडल बना दिया। तो ये ऐसे इनोवेटिंग आइडियाज कैसे आ रहे थे? अगर इनोवेशन अपने आप आ जाता है जब आपके पास में कैपिटल नहीं होती है। तो आई गेस द लैक ऑफ कैपिटल इज द मदर ऑफ इनोवेशन। सो आपके पास में जब पैसा नहीं होता तो आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हो। तो उसमें हम लोग को ये बहुत इजी लगा था ना कि कुल्हड़ में के अंदर बल्ब फिट किया, ऊपर छेद किया, और वो बन गया शैंडल। लेकिन कुल्हड़ के अंदर छेद करना बहुत ट्रिकी होता है। हाँ, फिर हमने वो रात भर, हमको याद है, हमने रात भर वो कुल्हड़ में छेद किया था, और फिर उसका शैंडलर बनाया था एक प्लाई के ऊपर, प्लाई को कस के ऊपर टंगा दिया था। वन ऑफ द बिगेस्ट
वो तो नॉर्मल हमने ऐसे किया, वो बहुत अच्छा लगता है आज भी। तो अभी अनुभव को पुराने दिन याद आते हैं जब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन है और मतलब चल रहा है, मज़ा भी आ रहा है पर आगे कुछ प्रोग्रेस करना है, तो वो पुराने दिन अभी भी याद आते हैं? या अब जो अभी जो स्पीड पकड़ना है, तो कौन से दिन ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, ज़्यादा इंजॉयबल लगते हैं? ऐसे मुझे लगता है कि पुराने दिन ज़्यादा इंजॉयबल थे, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास में आप ग्रोथ हो रही थी, उसमें बहुत आप इंजॉय कर रहे थे, है ना। और प्लस आपके पास में ज़्यादा बड़ा टेरिटरी नहीं थी संभालने के लिए, कम थी, तो आप थोड़ा रिलैक्स रहते थे। अभी बहुत फोकस रहना पड़ता है, पहले एक शॉप के अंदर हम 3 लोग संभालते थे, अब 600 650 शॉप के अंदर हम लोग की टीम संभालती है, हम संभालते हैं लोग। अभी भी रेशियो देखा जाए तो बहुत कम है। सो पहले वाले फेज ज़्यादा अच्छे थे, मज़ेदार तो पहले वाले थे। अभी भी है, अभी जैसे कि कोई नई टेरिटरी हमने फोड़ी ना, मान लीजिए कि जैसे कहीं पे भी हमने नई जगह पे नई देश में हमने ओपन किया, तो वहां पे हमको बहुत किक मिलती है, तब तो बहुत किक मिलती है। अच्छा ये बताइए ना, किसी देश में अपने देश का व्यापार किसी और दूसरे देश में लेकर के जाना कितना कठिन है या कितना सरल है, और किन किन बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है? इस बहुत टफ भी नहीं है और बहुत ईजी भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई गेस के incorporation is little tricky, but maintaining a pace and running a business is easy compared to India. इंडिया में थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल होता है व्यापार चलाते रहना। चालू करना आसान है, आप चलाते रहना थोड़ा सा मुश्किल है, कहीं बहुत सारे रोलर कोस्टर्स आते रहते हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप एक बार वंस यू एस्टेब्लिश, देन यू हैव टू प्ले विद द मार्केट, दैट्स इट। आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ में खेलना है और दूसरी शक्तियाँ आपको परेशान नहीं करती हैं। कॉम्पिटिटर से याद आया, आपका आज की तारीख में कौन है कॉम्पिटिटर? बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, आई मीन एक कॉम्पिटिटर नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं एंड बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। लोकल इनोवेशंस जो करते हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स आते हैं, दे आर कमिंग विद द सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल चाय, सो वो लोकल मार्केट को बहुत अच्छे समझते हैं। जैसे हम इंदौर के मार्केट को समझते हैं, राइट। अब किसी ने हरियाणा में जाके कोई एक आउटलेट खोला जहाँ पे वो वहाँ के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे समझता है, तो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट पिच करने लग गया, वो चाहने लग गया, तो वो ऑब्वियसली हमको बीट कर देगा वहाँ पे मार्केट में। सो उस तरीके से कॉम्पिटिशन भी है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे। एक का नाम मैं क्या लूँ? आपका ऐसा कोई कॉम्पिटिशन आपको याद आता हो कि यार ये जो है ना, इसने मतलब ये मैं वो यादों में रह गए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। अभी आपका समय का मैं देख रहा हूँ, मैं आपको कहीं निकलना भी है, तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब क्वेश्चन है, तो अभी थोड़ा दिल की बातें शुरू होती हैं, यहाँ से दिल के करीब बातें। एक क्वेश्चन ये कि अगर आपको इंडिया के यूथ को एड्रेस करने का मौका मिले, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, तो आपके जीवन की इतनी लंबी जो सीख है उसमें से आप क्या बात उनको बताना चाहेंगे? बहुत कुछ बोलूँगा, 1 मिनट तो बहुत कम हो जाएगा, बट आई विल से प्लीज़ आप एक घोड़े की नाल जैसे आप लगा लीजिए, उटपटांग चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, फोकस ऑन द रियलिस्टिक वर्ल्ड। थोड़ा सा पढ़िए, किताब उठाइए या तो मोबाइल उठाइए, यूट्यूब में अच्छी अच्छी चीज़ देखिए, लोग समझिए, जीवनी समझिए, केस स्टडीज़ पढ़िए, राइट। और अगर आपको व्यापार में आना है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो थोड़ा कलेजा मजबूत करके उतरिए, थोड़ा सा साहस लेके उतरिए। ये फेरी टेल नहीं है, यहाँ पे परियों की कहानियाँ नहीं चलती, ये असली दुनिया है, यहाँ पे तमाम तरह के लोग, शक्तियाँ चलती हैं। और निडरता से काम करिए, अच्छे मन से काम करिए, वैल्यूज़ और मॉरल्स को मत छोड़िए पैसे के चक्कर में। कई बार ऐसा लोग रहता है कि भटक जाते हैं, कई बार पैसे के चक्कर में लालची हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, गलत काम करते हैं। प्लीज़ मत करिए, अच्छे काम करिए, अच्छी नींद आएगी। सेहत में बहुत ध्यान रखिए, मैं भुक्तभोगी हूँ सेहत से, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, फैमिली को प्रायोरिटी बनाइए, दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। एंड आप, ये बेस्ट एज है यूथ के लिए, अगर आप बात करें, दिस इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट एनीथिंग इन लाइफ। आपके पास में एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, क्षमता है, समय है, रिस्क एपेटाइट इतना अच्छा, गृहस्थ नहीं हो आप, आग लगा दिए मार्केट में। टेक रिस्क, एज नंबर एज रिस्क यू कैन टेक, डू, मतलब लीजिए आप रिस्क, दौड़िए, तेज दौड़िए, धीमे नहीं कि एकदम तेज दौड़िए। कैलकुलेटर रिस्क भी लीजिए, ऐसे नहीं कि दौड़ के हड्डी टूट गई, रील के चल ही नहीं पा रहे, पैरों की हड्डी टूटेगी, चलेगा। ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया था ये, बोला ना 1 मिनट कम पड़ेगा। अरे बहुत बढ़िया था। तो अभी हमारे अनुभव भाई, अभी दिल से, आपके दिल से अभी आप
कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को 5 साल बाद? आपके दिल में सी क्या बात है जो 5 साल बाद वेयर यू सी योरसेल्फ? 5 साल में मैं अपने आपको अपने मम्मी पापा के बगल में बैठा हुआ देखना चाहता हूँ, उनके साथ एंजॉय करते हुए देखना चाहता हूँ, एक शांत सी जगह में जहाँ पे ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, अच्छे खासे पेड़ लगे हों, नेचुरल जगह हो, और वहाँ से अपना व्यापार चलाना चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि जितने लोग जुड़े हैं उनको किसी को भी नुकसान नहीं हो, हमारे देश का नाम हो, एक अलग सी छवि बनी हुई हमारे देश की, वो सुधरे व्यापार की दृष्टि से और एज अ ह्यूमन भी। और एक चीज़ और है, पता नहीं मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, बट मेरा बड़ा मन है कि मैं एक ऑर्फनेज खोलूँ जहाँ पे अपने घर के पास में ही या अपने घर पे ही कुछ चुनिंदा बच्चे रखूँ जिनको मैं खुद पढ़ाऊँ, उनका देख रेख करूँ और उनको एक अच्छा इंसान बनाऊँ। क्या बात है। ये हमारा वीडियो जो है ना बहुत सारे लोग देखते हैं, शायद ये वीडियो आपके पिताजी तक भी पहुंचे, तो आपके पिताजी से आपसे तो बहुत सारी बातें करते, पर आपने बताया कि वो एक जगह जो है, सर्टेन जगह, उसके आगे जाके जो है नहीं बोलते हैं आप। तो आज सोच लीजिए कि ये वो मौका है, क्योंकि मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए तो पिताजी लोग भी मेरे से बहुत अच्छे से जेल करते हैं, और दाढ़ी रखी मेरी काली तो यूथ भी मुझसे बहुत अच्छे से जेल करता है। तो आप मेरे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके दिल में एकदम जो दबा हुआ जो बात है, जो मैसेज है, वो अपने अगर फादर को आपको पहुंचाना हो तो क्या बोलेंगे? तो यही समझ लीजिए कि जितना प्यार आप अपने हमारे बाबा से करते थे उससे उतना ही मैं आपसे प्यार करता हूँ। और अभी आप बुलवा रहे हैं, ये कभी बोला नहीं मैंने जीवन में, पर सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। इनफैक्ट व्यापार की समझ, किसी के साथ गलत ना करने का शिक्षा सब पिताजी से मिली है, और 65 के हो गए हैं और आज भी अपने बच्चों के लिए वो लगे रहते हैं कि यार वो आज भी व्यापार करते हैं, किसी चीज़ की कमी ना हो, और सब चीज़ तो उनसे बहुत चीज़ सीखने मिले। वो बहुत मेरे जीवन में हर चीज़ के लिए उन्हीं के लिए ऋणी रहूँगा। जीवन में जितने भी जन्म लूँगा ऐसे इन्हीं के लिए ऋणी रहूँगा, अपने पिता के लिए। क्या बात है। एक चीज़ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कई बार प्लान करते हैं बहुत सारे कि आफ्टर सर्टेन टाइम, जैसे आपने बोला 5 साल बाद मैं देखता हूँ अपने आप को पेड़ों की घने छाँव में माता पिता के साथ में देखता हूँ, तो लगभग एंटरप्रेन्योर्स प्लान करते हैं कि एक समय के बाद में मैं बिजनेस ऑटोमेट हो जाए और मैं सुकून में रहूँ मेरी फैमिली के साथ में। तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? 100% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिजनेस ऑटोमेट करने की पहली बात तो अभी भी मेरा ऑटोमेट है, मैं बताया ना आपको, मैं जाता नहीं हूँ, बहुत कम ही ऑफिस जाता हूँ, तो ऑटोमेट है। पर उसको और फुल्ली फंक्शनल और ज़्यादा ऑटोमेट होने के लिए और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक समय आना चाहिए जहाँ पे ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और बेहतर आदमी को, और जो मेरे से ज़्यादा सक्षम है इस चीज़ के लिए, उसको दे सकूँ। आपका सक्सेसर होगा जो? हाँ, बेस्ट सक्सेसर, हाँ बिल्कुल सक्सेसर बोल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे अभी सीईओ की पोस्ट माने, तो जो इस चीज़ को और बेहतर संभाल सके, जिसकी इस चीज़ को, इस कंपनी को ग्रो करने की क्षमता मेरे से कहीं ज़्यादा हो, उसको दे सकूँ। क्या बात है। और ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्वेश्चन है ये, अगर इस पल में, जैसे आपने सब कुछ अचीव कर लिया है आपने, और इस पल में अगर आपके सामने ईश्वर प्रकट हो जाए और वो आपसे बोले मांगो, जो मांगोगे वो पूरा होगा, मैं हाइपोथेटिकल चीज़ ही मांगूंगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, कि मेरे आसपास हर जगह पे हर आदमी खुश रहे, सुखी रहे, क्योंकि अगर आपका नेबर आसपास की चीज़ें अच्छी रहेंगी तभी आप अच्छे रह पाओगे। तो मैं चाहूँगा सबका भला हो, विच इज़ डिफ़िकल्ट, बट आई विश के भगवान सबका आसपास में मेरे भला कर दे, सब अच्छे हो जाए, मेरे जैसे ही, मेरे से बेहतर होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्या बात है। मैं एक बात बोलूँगा, मैं आप और हम पहली बार मिल रहे हैं, पर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका जो इंटेंशन, आपका जो दिल जो है ना, आपका दिल बहुत साफ दिल है आपका, क्योंकि ये आपकी आंखों से झलकता है और आपकी बातों से झलकता है। आप इतने बढ़िया दिल के इंसान हैं, और मैं यही प्रार्थना करूंगा आप ऐसे स्वस्थ रहें। और जो डायबिटीज़ आपको हुई है, मैं मेरे पिताजी से पूछूंगा, मेरे पिताजी बहुत ज्ञानी आदमी, बहुत एक्सपर्ट हैं, वो डायबिटीज़ ये वो खूब एकदम आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे, मेरी मदर को भी डायबिटीज़ है, तो बहुत सारी प्रोसेस वो करते रहता है, तो मैं ज़रूर पूछ के बताऊंगा एक बार आपके लिए कि आपके लिए क्या चीज़, समस्या का समाधान कैसे हो सकता है आयुर्वेद के माध्यम से, प्लीज़। तो ये, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे मिल करके,
मेरा मतलब से बताऊं मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ने का, लेकिन क्या वो भाई ने तो 2-3 बार फोन निकाल लिया, उसने घड़ी वड़ी भी देख ली कि ललितम भाई यार कल से ही उनसे मिलना था, लेकिन आज ही हम मिल पा रहे हैं उनसे, ललितम भाई से। नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत मजा आया आपसे मिलकर के। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये बातें लोग सुनेंगे, यूथ सुनेगा, जिन लोगों के पास ये वीडियोस पहुंचेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 1-1.5 घंटे में तो मैं क्या ही आपसे वो सीख निकलवा पाता, पर जितनी कोशिश हो सकती थी उतना करा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। मेरे को तो बहुत मजा आया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इतने सारे पॉडकास्ट, पता नहीं कितने सैकड़ों पॉडकास्ट किए, लेकिन आज मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट साइड ऑफ पॉडकास्ट लगा, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लोग स्टोरी पे फोकस करते थे, आपने आई गेस पर्सनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, तो मैं थोड़ा बीच में इमोशनल भी हो गया था, मैं कंट्रोल कर रहा था कि उसको कैसे रोका जाए। पर एनीवेज मुझे तो अच्छा लगा। तो बस लास्ट बात और बता दीजिए, कि स्क्रीन पे देख के बताइएगा, आपको कैमरे पे देख के बताइएगा, आपके लिए आज आप जहां पर हैं, क्या वो सक्सेस है, और आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है? नहीं, मैं अभी जहाँ पे हूँ अभी सक्सेस तो नहीं है। मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा है कि अगर मेरे लिए सक्सेस होती कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ में होता, वो जो मैंने आपको अल्टीमेट गोल बता दिया, वो थी सक्सेस की परिभाषा। अभी तो that is ultimate goal, and rest everything is medium to achieve that particular goal, so I'm still trying to achieve that। और पर मैं अच्छी कंडीशन में हूँ। लोग सक्सेस को मटेरियलिस्टिक के नज़र से ज़्यादा तौलते हैं कि आपके पास धन है, दौलत है, और आपके पास फेम है, तो आप सक्सेसफुल हो। वो भी एक एंगल है, मैं ये नहीं बोलता कि वो धन होना और मटेरियलिस्टिक नहीं होना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है, इट इज़ वन पार्ट ऑफ सक्सेस। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स कि आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, तो आप इन सब पैरामीटर्स में सही बैठने चाहिए। तो मैं सब में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, थोड़ा थोड़ा बहुत ही फ्रिक्शन ऑफ चीज़ों में हूँ अभी, बहुत कम हूँ अभी मैं, अभी बहुत बाकी है। क्या बात है। तो हमारी यही प्रार्थना, यही मनोकामना है कि आप जो आपकी सक्सेस की परिभाषा है, उन सारे पैरामीटर्स को आप अचीव करें, और आप हम ऐसे ही मिलते रहें जब भी आप इंदौर में आए, और अगली बार जब आप विदेश जाएं तो विदेश से हमारे लिए भी कुछ बढ़िया चीज लेकर के आए, खाने पीने की। हमको खाने पीने की तो जैसे शेल्फ लाइफ रहती है ना, तो वो और वहाँ का टेस्ट अपने को जमेगा नहीं, लेकिन मैं जरूर प्रॉमिस करता हूँ, वो जरूर लेके आऊंगा जो आप यहाँ पे कहीं पे रख सके, पक्का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी सुनकर के मजा आई हो, एक पर्सनल साइड जो है अनुभव भाई का, वो सुनकर के आपको मजा आया हो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इस पूरे के पूरे एपिसोड को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, और कमेंट जरूर करिए। आपके मन में कोई सवाल है, कोई विचार है, तो कमेंट करके बताइए। ये है दी अनऑफिशियल टॉक्स विद अनऑफिशियल हिमांशु, और हमारे साथ में आज जो स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं वो है अनुभव दुबे, द फाउंडर ऑफ CSB चाय सुट्टा बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमांशु भाई, अमेजिंग, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, एक नंबर।